स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंस सेमेस्टर 7 का जो हमारा एग्ज़ाम है उसका आखिरी यूनिट नंबर 4 देखने वाले हैं। और यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड है आपके चैनल पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितने भी फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जितने भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। अब वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को पढ़ना है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शब्द से ही आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कि बॉर्डर के पार इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। अक्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कमिटिंग फंड इन अ फॉरेन कंट्री टू अर्न फ्यूचर रिटर्न। मतलब कि आप खुद को कर रहे हो कि हाँ मैं फॉरेन के अंदर पैसा लगा रहा हूँ और मुझे फ्यूचर में रिटर्न वहाँ से प्राप्त होगा। दिस इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, बड़े बड़े मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के द्वारा किए जाते हैं। एंड ऑल्सो टू एक्सपेंड ऑपरेशन एक्सेस न्यू मार्केट, और जिससे कि हम एक्सपेंड कर सके ऑपरेशंस एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑल। ठीक है, फायदा क्या होता है? एक्सपेंशन इन ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस। आपका ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बन जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि लेबर रॉ मटेरियल नहीं होता इसके अंदर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क भी आपका बटा रहेगा। लाइक क्रॉस बॉर्डर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, हो सकता है कि यहाँ पे लॉस हो, क्या पता दूसरी जगह पे हमारे को प्रॉफिट भी हो पा रहा हो। ठीक है, टैक्स एंड रेगुलेटरी एडवांटेजेस भी हमारे को मिलते रहते हैं। टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, कितने कितने प्रकार के होते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट? तो इसके अंदर हमारे को दो प्रकार के आता है। एक आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डायरेक्ट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन। आपको डायरेक्ट कंट्रोल एंड ओनरशिप मिल जाती है। ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है? आप है ना किसी सिक्योरिटीज, किसी शेयर या फिर किसी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं जो वहाँ पर मैनेजमेंट देख रही होती है, और उसके भी मतलब कि आप इंटरमीडिएट के द्वारा करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज इशू इन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किस प्रकार से इश्यूज होते हैं, फिर क्या क्या इश्यूज होते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर? तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फेस सेवरल चैलेंजेस। कई प्रकार की दिक्कत आती है, लाइक एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी। एक्सचेंज रेट कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए कुछ नहीं पता है, तो ये पूरा का पूरा अनसर्टेन होता है। और फिर पॉलिटिकल रिस्क भी होता है। पॉलिटिकल रिस्क मतलब कि रूलिंग पार्टी का भी प्रेशर वगैरह होता है, कंट्री का भी रिस्क होता है, इकोनॉमिक, लीगल एंड ऑल। टैक्सेशन में भी थोड़ा बहुत इशूज आता है, डिफरेंस टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग जगह पे। रेगुलेटरी के भी हमारे को रेस्ट्रिक्शन फॉलो करके चलने पड़ते हैं, और इन्फ्लेशन भी अलग अलग हो सकता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस क्रॉस बॉर्डर। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और क्रॉस बॉर्डर वाले को आपको पढ़ना है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर सेटिंग ऑफ कंप्लीटली न्यू ऑपरेशन इन फॉरेन सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, इसको आप ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा क्रॉस बॉर्डर की अगर आप बात करें, जिसके अंदर एम और ए का मतलब था मर्जर एंड एक्विजिशन, तो इसके अंदर आपका आ जाता है एक्वायरिंग और मर्जिंग विद एक्सिस्टिंग फॉरेन फर्म। यहाँ आपने पूरा का पूरा नया इन्वेस्टमेंट किया, पूरा नया का नया स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे हैं। किसी का बना बनाया में आपने कर दिया, मर्ज कर लिया, फिर एक्विजिशन किया आपने किसी और का था एग्जिस्टिंग फॉरेन फॉर्म का। दिस वन इज नोन एज क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, एडवांटेज वगैरह वही होता है कि एडवांटेज ये रहेगा कि जब आप खुद से कर रहे हैं तो आप पूरा खुद से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं, कस्टमाइज होगा सारी चीज़ें। और दिक्कतें क्या होंगी? तो टाइम लगेगा, सारा रिस्क आपके ऊपर है, कुछ आइडिया नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी का एक्वाइजिशन किया है तो आपको पता रहता है कि हाँ चला हुआ बिजनेस है, या फिर इस तरीके से काम हो सकता है, मार्केट प्रेजेंस है, काम हो जाएगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन। किस प्रकार से एस्टिमेशन लगाया जाता है कैश फ्लो का फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर इन प्रोजेक्ट? तो इसके अंदर एस्टिमेटिंग के अंदर आपको टाइप्स ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपको पढ़ना है। सबसे पहले आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने ज़मीन है, कितना मशीन है, कितना टेक्नोलॉजी है, और कितनी वहाँ पे वर्किंग कैपिटल वगैरह प्रेजेंट है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चालू है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, टैक्स वगैरह कितना भरना है, क्या है, ये है वो है। टर्मिनल कैश फ्लो एट द एंड, सैलवेज वैल्यू ऑफ एसेट, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनल रीमेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं टर्मिनल के अंदर। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की अगर आप बात करें तो पेरेंट वर्सेस सब्सिडरी पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है हमारे पास, एक आ जाती है पेरेंट एंड सब्सिडरी पर्सपेक्टिव। तो कैश फ्लो मस्ट बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम पेरेंट कंपनी व्यू पॉइंट। कैश फ्लो हमेशा पेरेंट कंपनी के व्यू पॉइंट पे ही कैलकुलेट होनी चाहिए। फिर आ जाता है ब्लॉक्स फंड। सम प्रॉफिट में नॉट फ्रीली लिमिटेड ड्यू टू गवर्नमेंट एक्शन। कुछ प्रॉफिट ऐसे भी होंगे जो सरकार के कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइस ऑफ
प्राइसिंग ऑफ इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टैक्सेबल इनकम। इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन जो होता है ना किसी दूसरे जगह से, उसके अंदर टैक्सेबल इनकम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। एक्सचेंज रेट कन्वर्जन होता रहता है, कुछ पता नहीं है कब रेट चेंज हो जाए, तो फ्यूचर कैश फ्लो वगैरह में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है। इसके बाद आपको पढ़ना है रिस्क इन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या क्या रिस्क होते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। सबसे पहला आता है आपके पास करेंसी रिस्क, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक। ये तीनों के तीनों आपने यूनिट 3 में पढ़ लिया, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है, ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है। भी आता है पॉलिटिकल रिस्क, मतलब सरकार वगैरह की वजह से कोई चीज़ वगैरह लड़ाई वड़ाई कहीं छिड़ दी, उसकी वजह से भी रिस्क क्रिएट रहता है। कंट्री रिस्क, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, वीक लीगल सिस्टम तो नहीं है, सरकारें कमज़ोर तो नहीं है, इन्फ्लेशन मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाई इन्फ्लेशन हो जाए, परचेजिंग पावर एंड इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाए हमारा। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी रहता है, जैसे कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट डिस्काउंट रेट एंड प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है तो इससे हमारा डिस्काउंट रेट और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समस्या हमारे को देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन टेक्निक इन ऑपरेटिंग टैक्स। तो वैल्यूएशन टेक्निक के अंदर सबसे पहले आपको पाया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको आप बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है डिस्काउंट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूजिंग अ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसके अंदर है ना डिस्काउंट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैश फ्लो से होगा यूजिंग अ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट, मतलब रिस्क एडजस्ट होने वाले डिस्काउंट रेट पे काम हो रहा होता है। यहाँ पे एनपीवी का जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आज की जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल आज किसी फर्म की वैल्यू 150 करोड़ है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, तो 100 करोड़ इनका एनपीवी कहलाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो, प्रोजेक्ट रिसेप्टिव एट इन्वेस्टमेंट इंटरल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड क्या होता है, हायर रिस्क प्रोजेक्ट यूज अ हायर डिस्काउंट रेट टू कंपनसेट फॉर अनसर्टेनिटी। जो हायर रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हायर डिस्काउंट वगैरह भी देखे जाते हैं ताकि कंपनसेट करने के टाइम ज़्यादा दिक्कत वगैरह भी ना क्रिएट हो। सेंसिटिविटी एंड एनालिसिस, एग्जामिन हाउ चेंजेस इज वेरिएबल लाइक एक्सचेंज रेट और सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट प्रोजेक्ट वैल्यू। एंड लास्ट दे रखा आपको सिनेरियो एनालिसिस। अब पूरा का पूरा इवोल्यूशन करते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो। पूरे को आप अलग अलग तरीके से देखते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होता है एंड वाई इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये और ज़्यादा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जाता है क्योंकि एक्सचेंज रेट जो होता है फ्लक्चुएट होता रहता है। पॉलिटिकल रिस्क की अगर आप बात करें तो करंटली स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं, इन्फ्लेशन डिफरेंसेस रहते हैं, टैक्सेशन इश्यूज विच आर अपसेंट और लिमिटेड इन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन करिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन। ग्रीनफील्ड में आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे आप, और क्रॉस मर्जर में आपने किसी और के बिजनेस में या तो आप मर्ज हुए हैं या फिर आपने उसका बिजनेस एक्वायर्ड कर लिया है। डिस्कस कीजिए मेजर रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो कई प्रकार के रिस्क होता है, लाइक एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, पॉलिटिकल रिस्क होता है, गवर्नमेंट का रिस्क होता है, लीगल इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन कीजिए एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो कैसे होगा, एक्सप्लेन कीजिए इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो कैश फ्लो एस्टिमेशन इंक्लूड इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो जब आप एस्टिमेशन निकाल रहे हैं तो इसके अंदर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। दिस मस्ट बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द पेरेंट कंपनीज। का इवैल्यूएशन पेरेंट कंपनी से होना चाहिए, कंसिडरिंग ब्लॉक्ड फंड ट्रांसफर, प्राइसिंग, टैक्सेशन एंड एक्सचेंज रेट कन्वर्जन्स। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब वैल्यूएशन टेक्निक यूज्ड बाय इन नेशनल कैपिटल बजटिंग। तो एनपीवी का इस्तेमाल किया जाता है, आईआरआर का यूज़ किया जाता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड होता है, सर्टेनिटी इक्विलिटी अप्रोच होता है, सेंसिटिव एनालिसिस और लास्ट सिनेरियो एनालिसिस होता है। इन सभी मेथड का यूज़ करके इनकॉर्पोरेट एडिशनल इंटरनेशनल रिस्क प्रोजेक्ट वैल्यूएशन लगाई जाती है। ये था आपका यूनिट नंबर 4, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो आप रात तक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि कल पेपर है आपका सुबह में, तो मैं आपको उसके विषय में बना करके बता सकूं समय रहते। और उम्मीद करूँगा आपका पेपर कल का अच्छा जाएगा। हमने 4 यूनिट कर लिए हैं, यूनिट के 1 शॉट्स कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वो देख सकते हैं। चैनल पर सारी चीज़ें अपलोड हैं। नया चैनल है, प्यार सपोर्ट बनाइए। अभी मात्र 25-30 सब्सक्राइबर हुए हैं, आप लोग के प्रेम से ये और ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरीके से आपको आने वाले या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी इसी चैनल पर काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है पढ़ाई से रिलेटेड। लाइक आप लोग अगर सेमेस्टर 7th में आ चुके हैं तो आपको
आपको पता होगा यूट्यूब पे बाकी चैनल्स का हाल कितना अच्छा चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगला पेपर कौन सा है उसका कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि अगले पेपर की भी हम तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।